बच्चों कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और कल हम जो पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मानवकृत जो वो आपदाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम उनको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, है ना। कल मैंने बस आपको वर्गीकरण किया था कि ये प्राकृतिक हैं, ये मानवकृत हैं, और इस प्रकार से उनमें अंतर बताया था। आज हम चलेंगे कि वो जो आपदाएं हैं, सबसे पहले हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है सूखा। सूखा एक बहुत गंभीर समस्या है भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में। कभी कहीं पड़ रहा है, कभी कहीं पड़ रहा है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रति 2 वर्ष में या प्रति 3 वर्ष में सूखा पड़ता रहता है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो सदैव सूखाग्रस्त रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो जब भी आ जाए कि सूखा से आप क्या समझते हैं, है ना, सूखा के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं। सूखा जो है उसको जब हम लिखेंगे, सूखा किसे कहते हैं, तो किसी भी क्षेत्र की सामान्य वर्षा में 25% तक की कमी सूखा कहलाती है ना। जो एवरेज वर्षा होती है हर साल, उसमें 25% की जो कमी होती है उसको सूखा कहा जाता है। साथ ही साथ 50% की कमी और लगातार 2 वर्ष तक सूखे की स्थिति रहने पर उसे गंभीर सूखा कहा जाता है। यानी केवल 25% तक कमी आई है सामान्य वर्षा में, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस बार सूखे की स्थिति है। लेकिन वही अगर सामान्य वर्षा की जो कमी है उसका प्रतिशत 50% तक पहुँच जाए और लगातार वो ऐसी स्थिति 2 वर्ष तक बनी रहे, तो उसको कहते हैं गंभीर सूखा, है ना। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि सिंचाई विभाग की 1972 की रिपोर्ट के अनुसार वे क्षेत्र जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही वार्षिक वर्षा में 25% तक परिवर्तन हो, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी जो 72 में सिंचाई विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो अगर ये आ जाए तो उस पर हम ये लिखकर भी अपना काम चला सकते हैं कि वे क्षेत्र जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही वार्षिक वर्षा में 25% तक परिवर्तन हो, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमें सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया। अब हम चलते हैं इनके लिए उत्तरदायी कारक और प्रभाव, साथ ही इनको रोकने के उपाय। जब भी कोई समस्या होती है तो हम उसके कारण और निदान पर तो चर्चा करते ही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक। तो सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक, है ना। प्राकृतिक तो यह हो गया कि वर्षा नहीं हुई, पर मानव भी उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी मानवीय कारण, है ना। मानवीय कारक, वो कारक कौन कौन से हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें, पहला जो कारक है वो है भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। अभी सबको मैं आपको समझाऊंगी, पहले लिख लूं इसको। भूमि प्रबंधन की उपेक्षा, ठीक है। दूसरा जो है वो है सामुदायिक वनों का विकास। सामुदायिक वनों का विकास, ठीक है, वनों का विनाश, सामुदायिक वनों का विनाश। तीसरा है सिंचाई हेतु परंपरागत जो साधन हैं, परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा, ठीक है। उसके अलावा चौथा जो कारक है वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी इन सबको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कैसे ये कारक है। ठीक है, नदियों का जल स्तर गिरना, नदियों का जल स्तर गिरना,
ठीक है, जल स्तर गिरना। और इसके साथ ही पांचवा जो है कारक वो हम लिखेंगे पशुओं के लिए चारा संकट। पशुओं के लिए चारा संकट। ठीक है, चारा संकट ये कैसे उत्तरदायी है इन सब चीजों को। छठवा है कि फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। और उसके अलावा सातवां है कि वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि उद्योग एवं घरेलू कार्य में पानी की मांग में वृद्धि। यहाँ सीधा हम ये लिख देते हैं पानी की मांग में वृद्धि, है ना, पानी की मांग में वृद्धि। और इसके अलावा एक कारक है वो लिख लेते हैं 8 नंबर पे, वो है जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। दोहन की दोषपूर्ण, है ना, व्यवस्था। तो अब इनको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले हम देखें भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कृषि की भूमि है उसको इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हम कम पानी में अधिक से अधिक अच्छी फसल कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, उसको इस तरह से बनाया जाए जैसे होता है कि पानी को रोकना, है ना, खेतों में ही तालाब बना देते हैं ढाल करके तो वहाँ पानी रुकता है, या मेड़बंदी द्वारा हम पानी, मेड़े बनी रहती हैं तो उसमें पानी जब जाता है तो काफ़ी देर तक टिकता है और जल स्तर बढ़ता है। ठीक है। दूसरा है सामुदायिक वनों का विकास। जो सामुदायिक वन होते हैं या होते थे उनको विनाश हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी पर्सनल अपने तात्कालिक लाभ के लिए ये नहीं देख रहा है कि वो कितना बड़ा गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है स्वयं को, प्रकृति को और संपूर्ण मानव समाज को। ठीक। उसके अलावा सिंचाई है तो परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा, यानी जो कुएं तालाब जो पुराने हैं उनको बहुत अच्छे से रख रखाव अब नहीं हो रहा है, लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हैंडपंप आ गए हैं, बोरवेल ट्यूबवेल आ गया है, तो जो पुराने परंपरागत स्रोत हैं, तालाब पुर रहे हैं, है ना, कोई नहीं देख रहा, उपेक्षा हो रही है। और जो कुएं थे पुराने वो पट गए हैं ऐसे ही, कचरा भरने से, गंदगी भरने से, गाद भरने से, तो उनको भी नहीं ध्यान के उनको हम दोबारा पुनर्जीवित करें, है ना, उनका रख रखाव करें, तो उनकी उपेक्षा भी एक कारण है। उसके अलावा नदियों का जल स्तर गिरना। नदियों पर जो बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं जिससे उनमें पानी जो है वर्ष भर अब नहीं ठहर पाता है ना, वहीं रोक दिया जाता है, तो जल स्तर गिरना भी एक संकट है क्योंकि आगे तक वो पानी आ ही नहीं पाता है। उसके अलावा पशुओं के लिए चारा संकट, यानी पशुओं की संख्या जब बढ़ रही है तो अब पहले क्या होता था, सामुदायिक चारागाह होते थे, जगह इतनी पड़ी थी, फालतू के पशु ऐसे ही चारण करते थे, तो महत्वपूर्ण जो वन क्षेत्र है उसको नहीं काटना पड़ता था। लेकिन अब चारा संकट उत्पन्न, क्योंकि ऐसी सारी जगह पर अब मकान बन गए हैं, है ना, या कृषि के लिए उपयोग में ले ली गई है, तो ऐसे में पशुओं के लिए चारा संकट होने पर जो महत्वपूर्ण वन है उनकी कटाई कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर है फसल चक्र के में तीव्र परिवर्तन, यानी अब व्यक्ति क्या है, भौतिकवादी हो गया। पहले खाने के लिए उत्पादन करते थे, अब उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, यानी उसको बेच सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा, कई लोग तो मैंने देखा 3-3 फसलें करते हैं, तो फसल चक्र में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण भी ये प्रभावित हो रही है। ठीक है। उसके अलावा पानी की मांग में वृद्धि। अब उद्योगों में या मनुष्यों के घरेलू उपयोग के लिए जनसंख्या बढ़ रही है तो उपयोग बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगी, लेकिन संसाधन तो सीमित है ना, तो इसीलिए भी ये मांग में वृद्धि होने से सूखे की ऐसी स्थिति बनती है। जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। इसका अर्थ है कि जो जिसको मिल रहा है वो अंधाधुंध उसका दोहन कर रहा है, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें भविष्य के लिए इसको संजो कर रखना है ना, तो ये भी, या अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको कैसे संरक्षित रखें कि ये जो हमें मिल रहा है ऐसे ही सतत मिलता रहे, तो वो दोषपूर्ण व्यवस्था भी इसके लिए उत्तरदायी कारक है। और ये सारे कारक मानवीकृत है। ठीक है, स्वाभाविक है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जंगल कटने से और ये सबसे जो है सूखे की स्थिति बनती है ना। वन तो सबसे बड़े कारक है, वर्षा को आमंत्रित करते हैं, और वन ही नहीं है तो फिर वर्षा भी कम होगी। इसके अलावा हम देखें प्रभाव की, जब बात करें कि इसका प्रभाव क्या होता है,
तो सीधा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें, सबसे पहला है फसल का ना होना, फसल का ना होना, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है बेरोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है। और तीसरा है बेरोजगारी, इसके साथ ही हम गरीबी लिख देंगे, है ना, गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। और उसी के अलावा फिर है आपका स्वास्थ्य, प्रतिकूल स्वास्थ्य, प्रतिकूल स्वास्थ्य, ठीक है, प्रतिकूल स्वास्थ्य भी होता है। और उसके अलावा मृत्यु दर में वृद्धि, भूजल की कमी, भूजल में कमी आ जाती है, भूजल में कमी, ठीक है। मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, है ना, ये भी होता है इसके कारण। उसके अलावा और क्या होता है, सामाजिक अशांति और पलायन, इसमें हम कहेंगे सामाजिक अशांति व पलायन, ठीक है। ये सारी समस्याएं, यानी जब वर्षा नहीं होगी, भूजल में कमी होगी, पेयजल संकट हो जाएगा पैदा, खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। जब बहुत से परिवार, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, तो जब कृषि नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी समस्याएं होंगी, है ना। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ आजीविका के कोई साधन नहीं है कृषि के अलावा, वहाँ इसका प्रभाव बहुत गंभीर दिखाई देता है। लोग पलायन करते हैं, पेयजल के लिए मतलब मीलों दूर तक चलना पड़ता है पीने का पानी भरने के लिए। राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसे संकट देखने को मिलते हैं आज भी, पहले तो बहुत थे, अब तो फिर भी सुधार है। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें, गरीबी, भूखमरी, पलायन, सामाजिक, पैसा नहीं होगा, जब वर्षा नहीं होगी तो खाद्यान्न नहीं होगा, खाद्यान्न नहीं होगा तो संकट तो होना ही होना है ना। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, गरीबी, भूखमरी। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं, पेट में अन्न नहीं होता, तो लोग लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं रोटी के लिए, है ना। तो सामाजिक अशांति भी होगी, पलायन भी होता है, जिससे शहरों में दबाव बढ़ता है और फिर उससे संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये सारे इसके प्रभाव में आप लिख सकते हैं। उसके लिए अब इनको दूर करने के उपाय पर हम थोड़ा चर्चा करें। कोई समस्या है तो उसके कारण होते हैं, प्रभाव होते हैं, और उसके बाद उसको दूर करने के उपाय किए जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय। दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय, है ना, कम करने के, दूर तो पूरी तरह नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं, है ना। कम करने के उपाय वो क्या है, थोड़ा सा हम चर्चा करें। तो सबसे पहले तो हम देखें जल संग्रहण को बढ़ावा देना, जल संग्रहण को बढ़ावा देना, है ना, बढ़ावा देना। उसके अलावा दूसरा जो है वो है आजीविका के अन्य स्रोत विकसित करना, आजीविका के अन्य स्रोत विकसित करना, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हम बात करें कि परंपरागत स्रोत जो है, जो सारी चीजें जिनकी हम उपेक्षा कर रहे थे, उन सबका संरक्षण, उन सबको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ये चीजें कम होंगी, है ना। और उसके अलावा सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, सिंचाई सुविधा का विस्तार, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, है ना, विस्तार करना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और आजीविका के साधन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। साथ ही घरों में जल का संग्रहण, है ना, आजकल ये बहुत चल रहा है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, संग्रहण,
तो इस प्रकार से कुछ उपाय द्वारा, जैसे क्या होता है, जल संग्रहण करेंगे जब वर्षा होती है तब हम उसको स्टॉप डैम के द्वारा, जो ऐसे ही बह जाता है, मेड़ बंधान के द्वारा, खेत तालाब के द्वारा उसका संग्रहण करेंगे, ठीक है, यानी इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा जो आजीविका पर अभी निर्भरता है कि सिर्फ खेती से काम होता है, तो उसके सपोर्टिंग अन्य चीज़ें हम करेंगे, जैसे पशुपालन को बढ़ावा देना, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको विकास करना, है ना। उसके अलावा सिंचाई की सुविधा का विस्तार करना। तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े क्षेत्र तक नहरों के जाल बिछाए जाते हैं, जहाँ कोई अन्य साधन नहीं है वहाँ तक नहरें अब जा रही हैं, तो एक प्रयास है ये। उसके अलावा घरों में जल संग्रहण, हम क्या करते हैं, घरों में वर्षा का पानी ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन वर्तमान में अब इसके संग्रहण की बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई है और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। अब तो घरों के जो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके नक्शे ऐसे बनाए जाते हैं कि वर्षा का जल जो है कहीं ना कहीं एकत्रित हो, जो कि बाद में हमें वो नीचे जब समाता है तो उसका उस जगह का जल स्तर बढ़ता है ना, भूमि में अंदर समा जाता है। तो ये सूखे से निपटने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के कुछ हमने लिखे हैं, है ना, उपाय। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपको और अन्य जो आपदाएं हैं उनके कारक, उनसे निपटने के उपाय, ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।